तो आज हम उस कहानी में गहराई से उतरेंगे कि हमारा संविधान आखिर बना कैसे। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये एक जबरदस्त यात्रा है, बड़े बड़े विचारों और बहसों की। बिल्कुल, ये कहानी शुरू होती है 1946 में, जब एक नए भारत की नींव रखी जा रही थी। और हम देखेंगे कि कैसे लगभग 3 सालों में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की पहली बैठक। लेकिन एक बात थोड़ी खटकती है। क्या? 389 सदस्यों में से सिर्फ 211 ही क्यों शामिल हुए? ये तो शुरुआत में एक बड़ी चुनौती लग रही है। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। दरअसल मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। अच्छा। हाँ, वो भारत के विभाजन और एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। तो इस बहिष्कार ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था कि क्या ये सभा सच में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है? बिल्कुल। इसी माहौल में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक तरह से सम्मान देने के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और फिर 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को सभा को अपना स्थायी नेतृत्व मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। हाँ, और साथ में एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष। इसमें एक नाम और है, बी.एन. राव, संवैधानिक सलाहकार। उनकी भूमिका कितनी अहम थी? उनकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम थी। बी.एन. राव एक अनुभवी सिविल सेवक थे, कानून के ज्ञाता थे। लेकिन वो सभा के सदस्य तो नहीं थे। नहीं, सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने ही संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके एक आधार बनाया, जिस पर बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम किया। मतलब पर्दे के पीछे का एक बहुत महत्वपूर्ण काम। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है। तो ढांचा तैयार हो रहा था, लेकिन किसी भी इमारत की जो नींव होती है, उसकी विचारधारा वो कहाँ से आई? मेरा मतलब है 13 दिसंबर के उद्देश्य प्रस्ताव से। हाँ, वो उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारे संविधान की आत्मा है। जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ कानून की बात नहीं की, उन्होंने एक दर्शन पेश किया। किस तरह का दर्शन? उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सारे मूल्य इसी प्रस्ताव से निकले। तो ये एक तरह से हमारे देश का मिशन स्टेटमेंट बन गया। बिल्कुल सही शब्द है, मिशन स्टेटमेंट। और 22 जनवरी 1947 को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को अपना लिया गया और यही हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना। लेकिन 1947 में ही कहानी ने एक बहुत बड़ा और दुखद मोड़ लिया। माउंटबेटन योजना और देश का विभाजन। हाँ, इसका संविधान सभा पर क्या असर पड़ा? इसका सीधा असर पड़ा। सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। क्योंकि पाकिस्तान वाले क्षेत्रों के सदस्य अब हिस्सा नहीं थे। सही बात। लेकिन यहीं एक और दिलचस्प बात हुई। अब यही संविधान सभा दोहरी भूमिका निभा रही थी। एक तरफ संविधान बना रही थी और दूसरी तरफ आजाद भारत की पहली संसद के तौर पर भी काम कर रही थी। बिल्कुल। और जी.वी. मावलंकर इसी पहली संसद के अध्यक्ष बने। यानी एक साथ देश का भविष्य भी लिखा जा रहा था और वर्तमान भी चलाया जा रहा था। और इसी उथल-पुथल के बीच 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। हाँ, और हमारे तिरंगे की भी अपनी एक कहानी है। इसका जो मूल डिजाइन था 1921 में पिंगली वेंकैया ने बनाया था। उसमें गांधी जी का चरखा केंद्र में था। लेकिन संविधान सभा ने चरखे की जगह अशोक चक्र को चुना। हाँ, ये एक बड़ा सांकेतिक बदलाव था। चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, जबकि अशोक चक्र धर्म और निरंतर गति का। ये दिखाता है कि राष्ट्र को हमेशा आगे बढ़ते रहना है। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया 26 नवंबर 1949। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद संविधान बनकर तैयार हो गया। आज के दौर में सोचना भी मुश्किल है कि इतनी लंबी बहस को बिना किसी डिजिटल तकनीक के कैसे संभाला गया होगा। यह वाकई असाधारण था। इसके बाद संविधान सभा का अंतिम सत्र हुआ 24 जनवरी 1950 को। उस एक दिन में 3 बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए। 3? हाँ, 3। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और बाकी 2? दूसरा और तीसरा हमारे 2 राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की भी अपनी एक दिलचस्प कहानी है ना?
बिल्कुल। जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से 1911 में भारतो भाग्य विधाता नाम से लिखा था। और इसे पहली बार उसी साल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। हाँ, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। और वंदे मातरम तो उससे भी पुराना है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे 1875 में लिखा था, जो बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बना। और दिलचस्प बात यह है कि इसे भी पहली बार सार्वजनिक रूप से रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। और इन सब पड़ावों के बाद आखिरकार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हुआ और भारत एक हकीकत में एक गणतंत्र बन गया। तो ये थी कहानी हमारे संविधान के बनने की एक ऐसी प्रक्रिया जिसने न सिर्फ एक देश का कानून बल्कि उसका चरित्र भी गढ़ा। और जब हम इन बड़े नामों और तारीखों को याद करते हैं तो एक बात सोचने पर मजबूर करती है। कौन सी बात? उस संविधान सभा में 15 महिला सदस्य भी थीं, जिनमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थीं। ये विचार करने योग्य है कि पुरुषों के वर्चस्व वाली उस सभा में इन महिलाओं ने किन विशेष मुद्दों के लिए आवाज उठाई होगी। हाँ। और उनके कौन से अनुभव हमारे संविधान के ताने बाने में बुने गए हैं, जिनकी कहानियां अक्सर इन चर्चाओं में अनकही रह जाती हैं।